राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 12। पंडित कालिदास ने जब देखा कि उस कन्या से कोई बात करना फजूल ही है तो उसने अपने आप को कन्या के मंडल से बाहर निकालने के लिए फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक वो अपने आप को इस मंडल से आजाद नहीं करा लेता तब तक उसके किसी भी मंत्र का कन्या पर कोई असर नहीं हो सकता था। और यही हाल कन्या का भी था कि जब तक वो अपने आप को अजगर के शिकंजे से आजाद नहीं करा लेती तब तक उसके किसी भी मंत्र का पंडित कालिदास पर कोई असर नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता दोनों एक दूसरे को अपने अपने मंत्र की कैद से आजाद कर देते तो फिर नए सिरे से मुकाबला शुरू करते तो तब उन दोनों में से किसी एक को जरूर शिकस्त हो जाती। पंडित कालिदास कन्या को देखने के बाद यह बात अच्छी तरह जान चुका था कि वो कन्या के मुकाबले में ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। अगर उसके पास यह सुनहरा बाल ना होता तो वो कभी भी इस कन्या को इतनी आसानी से बेबस नहीं कर सकता था। यह सुनहरा बाल असल में लैलावती का था। जिस दिन वो कामनी के घर उसके साथ चारपाई पर लेटी थी तो वहीं पर उसका ये बाल टूटकर सरहाने के साथ चिमट गया था, जो कि बाद में पंडित कालिदास की दूर रस नजरों में आ गया था। पंडित कालिदास ने उस बाल को खूनी यानी लैलावती के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोची थी और उसने ये बाल लैलावती के खिलाफ इस्तेमाल भी कर दिया था। लेकिन इस वक्त तक लैलावती भी अपना मंडल वाला वार पंडित कालिदास पर कर चुकी थी। आपको इतनी तो जरूर समझ आ गई होगी कि अजगर के शिकंजे में फंसी हुई जवान कन्या कोई और नहीं बल्कि लैलावती ही है। लैलावती ने भी अपने सारे टूने टोटके आजमा लिए थे लेकिन उसका एक भी टूना टोटका कामयाब नहीं हुआ था। उसके ज़हन में एक नया ख्याल आया जिससे उसके खूबसूरत चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने इस नए ख्याल पर अमल करने की ठान ली और बोली, पंडित, अब तेरा कोई और जंतर मंतर मुझ पर नहीं चलने वाला। तूने मेरे ही बाल को मेरे खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। तो ये सोच रहा होगा कि अगर तू मुझ पर पहले ही वार कर देता तो मैं बेबस हो जाती और तू मुझ पर गालिब आ जाता। लेकिन ये तेरी खाम ख्याली है, क्योंकि इस खंडर के बाहर तू मुझे भगवान भी कुछ नहीं कह सकता और इस खंडर में मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला कभी भी जीवित नहीं रह सकता। याद रख पंडित, ये खंडर मेरे दम से खड़ा है। जब तक मैं हूं तो ये भी रहेगा और जब मैं ही ना रही तो फिर धरती पर इसका भी कोई काम नहीं है। मैं ये तुझे चेतावनी दे रही हूं कि मुझे मारने के बाद तू या कोई और इस खंडर से किसी भी कीमत पर जिंदा बाहर नहीं जा सकता। यहां से केवल उसकी आरती ही उठेगी जो सीधी शमशान घाट में ही जाएगी। मैं तुझे तेरी मुक्ति के 2 रास्ते बताती हूं। उनमें से एक सीधा नरक को जाता है जबकि दूसरा रास्ता
इस संसार तक रहता है। तू इन दोनों में से कोई एक रास्ता चुनकर सफल हो जा। पहला यार रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने मंत्रों से आजाद करके नए सिरे से मुठभेड़ कर लेते हैं, ताकि ये फिर चाह हो सके कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों आपस में ऐका कर लेते हैं। इस ऐके के अनुसार तुझे मेरे कुछ काम करने होंगे, जिनके बदले मैं तुझे अपनी काली विद्या दान करूंगी। अब फिर चाह तेरे हाथों में है कि तू कौन सा रास्ता चुनता है, परंतु एक बात याद रख, पिंडत के पहला रास्ता तुझे सीधा नरक में ही ले जाएगा, क्योंकि तू इस खंडर से किसी सूरत में और किसी कीमत पर भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। पिंडत कालिदास को इतना खुद ही मालूम हो चुका था कि अगर उसके पास इस कन्या का बाल ना होता तो उसके मुकाबले में ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था, क्योंकि यह खंडर उसकी जहरीली लड़की का स्थान था और किसी दूसरे के स्थान पर जाकर युद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। पिंडत कालिदास जब पहली मर्तबा रात को गनुनत के साथ उस खंडर में आया था तो उसका ख्याल था कि यह खूनी कोई आम औरत होगी, लेकिन जब उसने खंडर में थम जितनी परछाई देखी तो उसे मालूम हुआ कि यह कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा मुझे तैयारी करके यहां आना चाहिए। इसलिए वो फौरन ही वापस राय सिंह नगर की तरफ मुड़ गया। फिर जब वो सुबह को आया तो उसने अपने जंतर मंतर से खंडर की एक दीवार गिरा दी। दीवार गिराने के बाद पिंडत कालिदास ने उसकी बुनियाद पर अपने हाथ की एक उंगली फेरी और वापस मुड़ गया। लेकिन अब जो उसने दीवार को अपनी जगह पर खड़े देखा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि यह लड़की कोई आम सहारा भी नहीं है। लड़की को कमरे के फरिश्ते 4 उंगलियां हवा में मुअल्लक देखने के बाद पिंडत कालिदास को उसकी काली विद्या ने लड़की के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसकी वजह से पिंडत कालिदास लड़की के बताए हुए 2 रास्तों में से एक के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो बोला, सुंदरी, अगर हम तेरे इस स्थान से जीवित वापस नहीं जा सकते तो तू भी ये अच्छी तरह जानती है कि हमें भी मृत्यु तब ही आएगी जब हम तेरा क्रियाक्रम का पूरा प्रबंध यहीं पर कर देंगे। हम तेरा बताया हुआ दूसरा रास्ता बहुत पसंद आया, परंतु उसके लिए तुझे हमें 2 वचन देने होंगे, जिसमें से एक बात अभी हम तुझे बताए देते हैं और एक समय आने पर बताएंगे। परंतु हम वचन अभी ही से दोनों बातों के लिए लेंगे। पहला तुझे वचन यह देना होगा कि हमसे कोई धोखा नहीं करेगी, और दूसरा वचन तुझे ऐसे ही देना होगा। पिंडत, जहां तक तेरी पहली बात का तल्लुक है तो मैं वचन देती हूं कि मुझसे तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही मैं तुझे कोई धोखा दूंगी। और जहां तक दूसरे वचन की बात है तो तुझे उसके लिए पहले अपनी बात बतानी होगी। बात भी बता देंगे हम कौन सा भागे जा रहे हैं, तो फिर मैं भी वचन दे दूंगी मैं कौन सा भागी जा रही हूं। हा, बड़ी सियानी कुतिया है तू। ही, तू भी बड़ा सियाना कुत्ता है। बात बतानी है तो बता, नहीं तो सारा जीवन यूं ही बुत बना खड़ा रहेगा। ठीक है, फिर सुन, हम तेरी माता के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। पिंडत कालिदास की बात सुनकर लैलावती को इतना गुस्सा आया कि उसके बदन का सारा खून सिमटकर उसके चेहरे में दिखाई देने लगा। उसका दिल यही चाह रहा था कि किसी तरह मैं इस अजगर से छूटूं और पिंडत की शह रग उधेड़ डालूं। गुस्से से उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई थी। पिंडत कालिदास से लैलावती की ये हालत छुपी ना रह सकी और वो बोला, इसमें इतने क्रोध की क्या बात है? काली विद्या वाले शक्तियां प्राप्त करने के लिए जो कुछ करते हैं, क्या तुझे वो सब कुछ नहीं मालूम? पिंडत, तू कुछ समय बिताना चाहता है, वो भी मेरी मरी हुई माता के साथ। इसमें इतनी अचंभे वाली कौन सी बात है? हम तेरी माता को कोई खा तो नहीं जाएंगे। तू हमसे अपने जो काम करवाएगी उनके बदले ये सौदा महंगा तो नहीं है। ये नहीं हो सकता पिंडत, बिल्कुल नहीं हो सकता।
अरे क्या बकवास कर रही है, हम केवल तेरी माता के पास कुछ समय बैठेंगे, एक छोटा सा जाप करेंगे और फिर उसके शरीर का थोड़ा सा मांस काट कर उसके पास से उठ जाएंगे। इसमें तेरा क्या जाता है? ऐसे ही मूर्ख न बन और मेरी बात मान जा। अगर तू हट की पक्की है तो फिर मैं भी तुझसे 2 हाथ आगे की चीज हूं। अगर तूने मेरी बात ना मानी, यहीं पर पड़ी किसी छनाले में फंसी हुई कुतिया की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। लैलावती ने जब पंडित कालिदास की ये जिद देखी तो उसने अपने मन ही मन में कुछ और ठान ली और अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, ठीक है, मुझे तेरी दूसरी बात भी मंजूर है। ऐसे नहीं, वचन देकर बोल के कौन सी बात? पंडित कालिदास ने मुस्कुराकर कहा, जिससे लैलावती के दिल पर छुरी चल गई और वो बोली, यही कि मैं तुझे अपनी माता के साथ कुछ समय बिताने दूंगी। वचन दे वचन। इस तरह मैं तेरे छल कपट में आने वाला नहीं हूं। मैं वचन देती हूं कि तुझे अपनी माता के साथ कुछ समय बिताने दूंगी। हाँ, अब ठीक है। अब पहले तो मुझे अपने मंत्र से आजाद कर दे, क्योंकि अगर मैं पहले आजाद हो भी गया तो तब भी तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर मैंने तुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं भी यहां से जीवित वापस नहीं जा सकूंगा। हैरान क्यों हो रही है? तूने खुद ही तो ये बात की थी। मैं तुझे पहले अपने मंत्र से इसलिए आजाद नहीं करूंगा क्योंकि एक तो ये तेरा स्थान है, दूसरा ये कि तुझ पर मैं उस वक्त तक भरोसा नहीं करूंगा जब तक तेरे शरीर के साथ लिपटा हुआ ये अजगर दोबारा मेरी उंगली पर बाल बनकर नहीं लिपट जाता। जब तक तेरा ये बाल मेरी उंगली पर लिपटा रहेगा तब तक तू मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, मुझे तेरी बात भी मंजूर है, परंतु तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? वो ये कि इस पुरुष को तू अपने हाथों से पकड़कर मेरे सामने करेगा और मैं इसका गरम गरम लहू पीऊंगी। क्या? इस गनूनत को? क्यों? इसमें इतनी अचंभे वाली कौन सी बात है? कहीं ये पुरुष तेरी माँ का यार तो नहीं है? अगर है भी तो तब भी तुझे अपनी माँ के इस यार की बल्ली तो देनी ही पड़ेगी। अगर तू ये बल्ली नहीं देगा तो फिर तू भी यही कुत्ते की तरह एरिया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अगरचे पंडित कालिदास को लैलावती की ये बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसने लैलावती को गनोनत की बल्ली देने का वादा कर दिया। लैलावती ने पंडित कालिदास को अपने मंत्र से आजाद कर दिया तो पंडित कालिदास ने भी अपने अजगर को उसके शरीर से वापस बुला लिया, जो सीधा पंडित कालिदास की उंगली पर सुनहरे बाल की शक्ल में आकर लिपट गया। जब लैलावती फर्श से उठकर खड़ी हो गई तो पंडित कालिदास ने कहा कि मेरे इस हाथ को ठीक करो, क्योंकि तुम्हारे थूक की वजह से ही यह जला है। पंडित, ये वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं एकदम इसे ठीक नहीं कर सकती। इस तरह मेरी तरफ मत देखो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। तुम इस पुरुष को होश में लाकर इसके दोनों हाथ पकड़ो ताकि मैं इसका गरम गरम लहू पी सकूं। क्या इसे होश में लाना जरूरी है? तुम इसी हालत में भी इसका लहू पी सकती हो। मैं मरे हुओं का लहू नहीं पिया करती। जब तक मेरा शिकार मेरे हाथों में फड़के ना तो मुझे उसका लहू चूसने में जरा मजा नहीं आता। अब आंखें मत निकालो, उठाओ इसे। पंडित कालिदास ने बादल नाखवास्ता गनूनत को उठाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब गनूनत को होश आ गया तो वह फिर दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। गनूनत, होश कर, मैं तुझे इस दर्द से निजात दिला रहा हूं। अब तुझे दोबारा कभी ऐसा दर्द नहीं होगा। पंडित जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। पंडित जी, फिर जल्दी से मेरा पांव ठीक कर दीजिए। पर पंडित जी, आप कैसे पांव ठीक करेंगे जबकि आपका अपना हाथ झुलसा हुआ है? मेरे हाथ को छोड़, तू अपने दोनों हाथ आगे कर। पर वो क्यों पंडित जी? और ये कन्या कौन है? ये मेरी तरह इस तरह क्यों देख रही है? क्या आप इसे जानते हैं? तुझे सब कुछ खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा। पहले तू अपने हाथ को आगे कर। पर क्यों पंडित जी? कुछ पता भी तो चले, गनोनत ने कराहते हुए कहा। पंडित कालिदास ने खुद ही तड़पते फड़कते और कराहते हुए गनोनत के दोनों हाथ पकड़ लिए। लैलावती फौरन ही गनोनत की गर्दन के पास बैठ गई। गनोनत पंडित कालिदास से अपने हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा।
पंडित कालिदास जो पहले गनुनत को लैलावती के सामने बलि नहीं करना चाहता था, अब उस पर पूरी तरह आमादा हो चुका था। वो भी आखिर काले जादू का अमल था और उसके लिए यह काम कोई नया नहीं था। गनुनत की तड़पन देखकर उसे भी मजा आने लगा। लैलावती ने करीब पड़ी हुई लालटेन को उठाकर दीवार के साथ मारा तो लालटेन टूट गई। सारे कमरे में गुप अंधेरा हो गया। पंडित कालिदास और गनुनत को इस अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि लैलावती को हर चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में अंधेरा होते ही लैलावती ने गनुनत की गर्दन को अपने दोनों हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया। खौफ की वजह से गनुनत चीखने लगा। पंडित कालिदास ने उसके चीखों पर कहके लगाना शुरू कर दिए। लैलावती ने अपने होंठ गनुनत की शाह रग पर रखकर उसे चूमना शुरू कर दिया। गनुनत के लिए यह अमल बड़ा हैरान कुन था। वो उन दोनों से अपने आप को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं हो रही थी। पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं? उसने चीख कर पूछा। छोड़िए मेरे हाथ। अरे मूर्ख, शक्ति प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बस थोड़ी देर और तड़प ले, फिर तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तू सीधा स्वर्ग में जाएगा। अरे वहां स्वर्ग की अप्सराएं तेरी राह देख रही हैं। फिर तू इस पापी संसार में रहकर करेगा भी क्या? पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इस कन्या को रोको, मुझे इससे घिन आ रही है। पंडित जी, आप तो कह रहे थे कि आप अपने धर्म वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये सब क्या है? गनुनत ने रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से कहा। अरे सच ही तो कहा था। तेरे लहू की बलि देकर काली माता से शक्तियां प्राप्त करेंगे, जिनसे हम अपने धर्म वालों की सेवा किया करेंगे। पंडित कुत्ते, ये तो एक अनाप शनाप बक रहा है। मेरे खून की बलि तो काली को देगा। गनुनत ने इंतहाई गुस्से से कहा। चल, अच्छा किया रे, तूने हमें गाली भी दे डाली। अब काली माता को तेरी बलि देना हम अपना कर्म समझेंगे। सुंदरी, जल्दी से यह खेल खत्म कर, क्यों देर कर रही है? लैलावती ने गनुनत की शाह रग को चूमते चूमते अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। जो जो उसका मुंह खुलता जा रहा था, उसकी शक्ल भी बिगड़ती जा रही थी। गनुनत क्योंकि अपने पूरे होशो हवास में था, इसलिए उसे लैलावती के मुंह से इंतहाई गंदी बदबू आ रही थी। इतनी गंदी बदबू के जैसे लैलावती ने पलीती खाई हो। उसने लैलावती को अपने आप से अलहदा करने के लिए गालियां देना शुरू कर दी। लैलावती उसकी गालियों से बिल्कुल बेनियाज अपना मुंह खोलती जा रही थी। जब उसका पूरा मुंह खुल गया तो उसकी शक्ल इंतहाई डरावनी हो गई कि अगर पंडित कालिदास भी उसकी यह मकरू शक्ल देख लेता तो खौफ की वजह से उसे गश आ जाता और उस पर लैलावती का एक और रूप जाहिर हो जाता। लेकिन लैलावती ने भी शायद कुछ सोच कर ही लालटेन तोड़ी थी। लैलावती के मुंह से दो लंबे नोकीले चमकदार दांत दिखाई दे रहे थे। उसने एक लंबी सांस लेकर गनुनत के खून की बू सूंघी और कर्च की आवाज के साथ अपने दांत गनुनत की शाह रग में उतार दिए। गनुनत चीख मारकर उछला, लेकिन लैलावती और पंडित कालिदास ने उसे ज्यादा उछलने कूदने ना दिया। वो दोनों गनुनत को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए थे। गनुनत उन दोनों को गालियां दे रहा था। पंडित कालिदास ये गालियां सुनकर कहके लगा रहा था, जबकि लैलावती अपने मैदे को गनुनत के गरम गरम खून से भर रही थी। तड़पते तड़पते जब गनुनत की रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया तो लैलावती ने भी उसकी शाह रग में अपने दांत निकालकर अपने लंबे लंबे खतरनाक नाखूनों से उसके मुंह और गर्दन को नोचना शुरू कर दिया। थोड़ी ही सी देर में गनुनत के चेहरे का ऊपरी गोश्त कीमे किसी शक्ल इख्तियार करके फर्श पर पड़ा नजर आने लगा। लैलावती ने गनुनत की लाश को वहीं छोड़ा और पंडित कालिदास का हाथ पकड़कर खंडर से बाहर जाने लगी। खंडर से बाहर पहुंचने के बाद लैलावती की शक्ल दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ गई, यानी वह दोबारा सुंदर कन्या दिखाई देने लगी। लेकिन फिर भी उसका चेहरा तंग चोली और हाथ खून से भरे हुए थे। खंडर से बाहर चांदनी में जब पंडित कालिदास की नजर लैलावती के चेहरे पर पड़ी
तो उसे लैलावती की हर कड़वी कसीली बात भूल गई और वो उसे दूसरी नजरों से देखने लगा। उसे लैलावती अपनी इस हालत में कोई शेरनी दिखाई दे रही थी जिसने अभी अभी अपना एक शिकार का खून पिया हो। लैलावती, जो मर्दों की नस नस से पूरी तरह वाकिफ थी, फौरन पंडित कालिदास की नजरों को भांप गई, लेकिन उसने पंडित कालिदास पर कुछ जाहिर ना होने दिया। वो तो बस ये सोच रही थी कि किसी तरह मैं इस पंडित की उंगली में लिपटा हुआ ये बाल उतार लूं, फिर मैं देखती हूं कि ये चंडाल मुझसे कैसे बचता है। बस एक बार ये बाल मेरे हाथ में आ जाए। सुंदरी क्या सोच रही है? ओह कुछ नहीं। चल, नहीं बताना चाहती तो ना बता, पर अपना नाम तो बता दे। मेरा नाम लैलावती है। नाम तो बड़ा सुंदर है, पर रखा किसने है? था एक धमपाल राजेश नाम का, उसी ने ये मेरा नाम रखा था। क्या अब वो इस संसार में नहीं है? पंडित, क्या तुझे राय सिंह नगर वालों ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? बताया तो है, फिर क्यों मजे ले रहा है? मैं तो तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरे मुंह से तू और भी बहुत कुछ सुनेगा, जरा धीरज कर। अच्छा, बड़ी बात है, फिर क्या सुनाएगी? पंडित, जरा मुंह को लगाम दे और पाठ तक खामोशी से चल, वहां बैठकर मैं तुझे बहुत कुछ सुनाऊंगी। अगर ये बात है तो मैं चुप कर जाता हूं। थोड़ी देर बाद वो दोनों बूरा नदी के पहाड़ पर पहुंच गए। पंडित कालिदास तो नदी के एक तरफ बैठ गया, जबकि लैलावती नदी में उतर कर नहाने लगी। अगरचे लैलावती ने अपनी चोली और लहंगा नहीं उतारे थे, लेकिन फिर भी पंडित कालिदास उसके होशरुबा शरीर के नशीबो फराज देखकर पागल होने लगा था। उसके पांव के तलवे जलने लगे। लैलावती ने जानबूझकर नदी में नहाने का सोचा था। अगर पंडित कालिदास उसके साथ खंडर में मौजूद ना होता तो वो कभी भी नदी पर नहाने के लिए ना आती। उसने पंडित कालिदास को नदी पर लाकर अपने सुंदर शरीर से पहला हमला किया और पंडित कालिदास उसके सुंदर शरीर का असीर हो गया। काफी देर तो वह पंडित कालिदास को नजरअंदाज करके नदी के निर्मल पानी से, जिसम में चांद की चांदनी मिली हुई थी, अपने निर्मल शरीर को जानबूझकर अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर धोती रही। अगरचे नहाने के दौरान लैलावती ने पंडित कालिदास पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन यह सब कुछ उसी को वर्गलाने के लिए कर रही थी। जब उसने समझा कि पंडित कालिदास पर उसके सुंदर शरीर का जादू चल गया है, तो वह नदी में से निकलकर पंडित कालिदास से कोई 3 कदम के फासले पर बैठकर बोली, पंडित, मैं तुझसे एक काम लेना चाहती हूं और आज तुझे मेरा वो काम हर सूरत में करना पड़ेगा। काम बोल काम, ख्वाह मख्वाह बात ज्यादा लंबी ना कर। तुझे यहां से सीधा राजा बिलबीर सिंह की हवेली जाना है और वहां से किसी भी तरह उसकी दोनों सपुत्रियों को निकालकर खंडर तक पहुंचाना है। काम बहुत मुश्किल है, पर तुझे करना है। अगर मैं तेरा ये काम कर दूं तो फिर क्या तू मुझे अपनी माता तक ले जाएगी? मैं बिल्कुल नहीं। लैलावती ने साफ इनकार कर दिया। तूने वचन दिया था, क्या तू अपना वचन भूल गई है? मैं अपना वचन नहीं बोली, पर क्यों मुकर रही है? अरे पंडित, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगी, परंतु केवल उस समय जब तू एक एक करके राजा बिलबीर सिंह के पूरे परिवार को खंडर तक ले आएगा। पूरे परिवार को? क्या तेरा भेजा ठीक है? केवल उसके परिवार वालों को ही नहीं, बल्कि खुद राजा बिलबीर सिंह को भी। क्या बक रही है तू? तू मुझे कुछ होश में दिखाई नहीं दे रही। अरे पंडित, मरा क्यों जा रहा है? उसका परिवार है कितना? 2 उसकी सपुत्रियां, 1 सपुत्र, 1 रानी और 1 राजा खुद, कुल मिला के हुए 5। तो क्या तू उन 5 को खंडर तक नहीं ला सकता? ऐसे ही गुरु घंटाल बना फिरता है। चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं चाहिए, बल्कि वो 5 मुझे खंडर में चाहिए, समझा? अब जा यहां से, मैं तो चला ही जाऊंगा, पर पहले एक बात तो बता। पूछ, क्या पूछना है तुझे? तू ये काम खुद क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं ये काम खुद कर लेती तो तुझे मंगने को क्यों कहती? बड़ी हैरानी की बात है, एक रात में तो एक ही परिवार के 4 लोगों को कटारी से मार सकती है, पर यह काम नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती, पर क्यों? बस कहा जो है कि नहीं कर सकती, सो नहीं कर सकती। जा, अब दफा हो जा। ठीक है, फिर मैं ही कुछ करता हूं, पर है बड़ी हैरानी की बात।
पंडित कालीदास वहां से उठकर राय सिंह नगर की तरफ जाने लगा, जबकि लैलावती हकारत की नजरों से उसे जाता हुआ देखने लगी। जब पंडित कालीदास लैलावती की नजरों से उज्जल हो गया तो लैलावती भी वहां से उठकर खंडर की तरफ जाने लगी। पंडित कालीदास जब राजा बलबीर सिंह की हवेली पहुंचा तो गेट पर खड़ा दरबान उसका जला हुआ हाथ देखकर हैरान रह गया। वो पंडित कालीदास से बगैर कोई बात किए अंदर की तरफ दौड़ा। पंडित कालीदास भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हवेली के अंदर ही जाने लगा। अभी वो राज दरबार में नहीं पहुंचा था कि राजा बलबीर सिंह और मंत्री कैदोराज दरबान के साथ उसके पास पहुंच गए। वो दोनों भी दरबान की तरह पंडित कालीदास का जला हुआ हाथ देखकर दंग रह गए। पंडित कालीदास जी, ये आपका हाथ कैसे जल गया? बताता हूं महाराज, जरा बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। अरे मंत्री जी, जल्दी से वैद तबीब को बुलाओ। राजा बलबीर सिंह ने मंत्री कैदूराज को वैद की तरफ दौड़ा दिया, जबकि खुद पंडित कालीदास को अपने साथ लेकर अपने तख्त पर जा बैठा। अभी वो दोनों तख्त पर बैठे ही थे कि मंत्री कैदूराज अपने साथ वैद को ले आया। पिछली उम्र के इस वैद ने बड़ी हैरत से पंडित कालीदास के हाथ को देखा। वैद जी, ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं पंडित कालीदास जी के हाथ को? महाराज, पंडित जी का हाथ किस तरह जला है ये तो अभी हमें भी नहीं मालूम। पंडित जी, आप खुद ही वैद जी को कुछ बताइए। क्या बताऊं महाराज, बस मिडबीर हो गई थी उधर। मिडबीर हो गई थी, पर किधर? महाराज, मैं और गनोनत हवेली के खंडर की तरफ जा रहे थे कि बूरा नदी के पार पर 3 बहुत बड़ी बड़ी परछाइयों ने एकदम ही हमारा रास्ता रोक लिया। महाराज, हमें तो कुछ समझ ही ना आई कि वह परछाइयां किसकी हैं और कहां से आई हैं। एक परछाई तो 2-2 आदमियों जितनी लंबी थी। हम दोनों घबराकर भागे तो पीछे से उन परछाइयों ने 3 बहुत बड़े अग्नि के गोले हमारी तरफ फेंके।